एक शादी जो सिर्फ 5 महीने चली, लेकिन उसके बाद जो शुरू हुआ वो था 13 साल लंबा एक लीगल बैटल। एक ऐसी लड़ाई जिसने इंडिया में क्रूएलिटी यानी क्रूरता के मायने ही बदल दिए। चलिए आज हम इसी केस को विनीता सक्सेना वर्सेस पंकज पंडित की कहानी को गहराई से समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ बिगड़ा। फरवरी में शादी, जुलाई आते आते शादी कंज्यूमेटेड नहीं हुई है, पति सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है और पत्नी को घर से निकाल दिया जाता है। सिर्फ 5 महीने, बस 5 महीने लगे एक रिश्ते को पूरी तरह से बिखरने में। तो सवाल उठता है, विनीता सक्सेना ने डिवोर्स फाइल क्यों किया? इसके पीछे जो कारण थे वो सच में चौंकाने वाले थे। सबसे पहली बात, शादी कभी कंसुमेट ही नहीं हुई। दूसरा, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, उनके हस्बैंड को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया नाम की एक गंभीर मानसिक बीमारी थी जिसे शादी से पहले छिपाया गया था। और तीसरा और शायद सबसे डरावना पहलू, हस्बैंड का बिगॉन स्प्रे पीकर सुसाइड अटेम्प्ट करना। अब इस पर्सनल स्टोरी से निकलकर थोड़ा इस केस के लीगल एंगल पर आते हैं, क्योंकि देखिए जिसे हम आम जबान में क्रूएलिटी या क्रूरता कहते हैं ना, उसे कोर्ट में साबित करना एक अलग ही बात है और ये बिल्कुल आसान नहीं होता। कानून के हिसाब से मेंटल क्रूएल्टी का मतलब रोजमर्रा की अनबन या झगड़े नहीं है, ये ऑर्डिनरी वेयर एंड टेयर ऑफ मैरिड लाइफ से बहुत ज्यादा गंभीर होना चाहिए। मतलब बात गिनती की नहीं है कि कितनी बार कुछ हुआ, बात उस एक्ट की ग्रेविटी की है, उसकी गहराई की है। बर्ताव ऐसा हो कि उसके बाद एक इंसान से उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो अपने पार्टनर के साथ रहे। और कोर्ट भी इस बात को समझती है। जैसा कि इस कोर्ट में कहा गया है, कभी कभी एक इशारा, गुस्से भरी नजर या एक मीठा सा लगने वाला मजाक भी असली मारपीट से ज्यादा क्रूर हो सकता है। मतलब साफ है कि सबसे गहरे जख्म हमेशा दिखते नहीं हैं। अब इस केस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है हस्बैंड की बीमारी, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान का रियलिटी से, सच्चाई से कांटेक्ट टूट जाता है। जरा सोचिए उस सिचुएशन के बारे में जहां किसी को लगातार लगे कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, जबकि असल में ऐसा कुछ भी ना हो। इसके सिम्टम्स में आते हैं टेंशन में रहना, ध्यान न लगा पाना, लोगों से दूर हो जाना और सबसे अहम हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स। ये सब चीजें मिलकर किसी भी रिश्ते की बुनियाद को हिला सकती हैं और साथ रहने को लगभग नामुमकिन बना सकती हैं। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद विनीता सक्सेना का जो लीगल सफर था वो 13 साल तक चला। सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोअर कोर्ट्स ने उनकी डिवोर्स पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया? क्या वजह थी? यहाँ देखिए, लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। जहां लोअर कोर्ट्स कह रही थी कि क्रूएलिटी साबित करने के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रूएलिटी गिनती से नहीं इंटेंसिटी से देखी जाती है। बेसिकली एक तरफ कानूनी टेक्निकलिटीज थी और दूसरी तरफ एक टूटे हुए रिश्ते का इंसानी पहलू। तो साफ शब्दों में ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का फोकस सिर्फ टेक्निकलिटीज पर था। उनके मुताबिक विनीता सक्सेना उतने सबूत पेश नहीं कर पाई जो कानून की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में फिट बैठे। और सबसे हैरान करने वाली बात, डॉक्टर्स की गवाही यानी मेडिकल एविडेंस को अहमियत ही नहीं दी गई। और फिर कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और यहाँ इस मामले को बिल्कुल एक नए नजरिए से देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर जज लॉर्ड डेनिंग को कोट करते हुए एक बहुत गहरी बात कही कि क्रूएलिटी की कोई फिक्स्ड लिस्ट नहीं हो सकती। जैसा जैसा इंसानी बर्ताव बदलता है, नए तरह की क्रूएलिटी सामने आ सकती है। इसका मतलब कोर्ट को हर केस को उसके अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में देखना होगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल और साफ स्टेटमेंट दिया। कोर्ट ने कहा, बिना सेक्स की शादी एक अभिशाप है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इससे कोर्ट ने यह स्थापित कर दिया कि फिजिकल इंटीमेसी शादी का कोई ऑप्शनल पार्ट नहीं है, बल्कि ये उसकी नींव है और इसकी कमी भी अपने आप में मेंटल क्रूएल्टी मानी जा सकती है। तो आखिर वो क्या चीज थी जो लोअर कोर्ट्स मिस कर रही थी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था? जवाब है केस के ह्यूमन एस्पेक्ट्स यानी मानवीय पहलू। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की किताबों से बाहर झांक कर देखा। उन्होंने देखा कि पति पत्नी 13 साल से अलग रह रहे हैं, शादी कभी कंसुमेट नहीं हुई, रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी मुमकिन नहीं। इन सब बातों को मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिश्ता अब इररिट्रीवेबली ब्रोकन है, यानी एक डेड रिलेशनशिप बन चुका है। तो चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये एक लैंडमार्क डिसीजन माना जाता है। इस केस ने एक सबसे जरूरी बात स्थापित की कि मेंटल क्रूएलिटी को डिफाइन करने के लिए घटनाओं की गिनती नहीं, बल्कि उस एक्ट की इंटेंसिटी, उसकी गंभीरता और उसका इंपैक्ट मायने रखता है। एक अकेला एक्ट भी अगर वो काफी गहरा जख्म देता है तो क्रूएलिटी माना जा सकता है। और इससे भी बढ़कर इस डिसीजन ने मैट्रिमोनियल लॉ का फोकस बदल दिया। अब ध्यान सिर्फ एक शादी को बचाए रखने पर नहीं था, बल्कि उस रिश्ते की इंसानी सच्चाई पर था। कोर्ट ने यह माना कि जब एक शादी पूरी तरह से टूट चुकी है तो उसे कागजों पर जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं। और आखिर में ये कोर्ट, जो इस पूरे केस का सार है, कोर्ट को एक आइडियल हस्बैंड और एक आइडियल वाइफ के साथ डील नहीं करना होता, बल्कि उसके सामने जो खास पुरुष और महिला हैं उनके साथ डील करना होता है। यह हमें याद दिलाता है कि कानून आखिरकार इंसानों के लिए है और असली इंसाफ तभी होता है जब कानून किताबों से निकलकर सामने खड़े इंसान की जिंदगी को समझने की कोशिश करता है।